आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे और बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के विश्लेषण विस्तार से किया गया और इस विश्लेषण के पश्चात एक 2 पृष्ठ का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो आपको अभी आप सबके बीच में वितरित किया जाएगा। मूल भाव उस प्रस्ताव का इस प्रकार से था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के नतीजों को जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है और ये जो नतीजे आए हैं, इसको विथ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी इसको स्वीकार करती है और इसका आदर करती है, इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी इस जीत का श्रेय के दृष्टि से हरियाणा के मतदाताओं का और महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों को और उनके सरकार जिस तरीके से केंद्र में चल रही है उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए उन्होंने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में जो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता दिन रात एक करके चुनाव में उन्होंने जो कार्य किया, उसके लिए भी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को सफल बनाया है। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के सुशासन, विकास और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, द क्रेडिबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी and the programs undertaken by him in the past 4 months, which has taken care of all sections of the society, and they have been brought to the mainstream in such a short span of 4 months. इसके प्रति विश्वास जो देखने को मिला है, वह उस प्रस्ताव में भी उसका वर्णन किया गया है और उसके दृष्टि से हरियाणा में और महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, यह उसमें से स्पष्ट रूप से उभर करके आता है। साथ ही साथ it has been a wonderful blend of the leadership of Modi ji and the organizational skill of our national president Shri Amit Shah ji. It's a very good blend where organizational skill, संगठनात्मक कौशल अमित शाह जी का और जो उन्होंने फैसले लिए, उन फैसलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दोनों ही प्रदेशों में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने एक अपना स्थान प्रदेश में बनाया। तो इसके लिए भी हम जहां दोनों अपने नेताओं का धन्यवाद करते हैं, वहीं कार्यकर्ता हर्षोल्लासित के साथ इस वर्डिक्ट को जहां एक्सेप्ट करता है, वहीं पूरी ताकत के साथ वह पार्टी के साथ खड़ा होकर के इसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द 3rd प्लेस। वह अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण 3रे स्थान पर पहुंच गया है। उसका वोट का जो इलेक्टोरेट बेस है वो श्रिंक कर गया है और यह इस बात को स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना परफॉर्म किया है, वह कुशासन उनका, उस कुशासन के कारण और भ्रष्टाचार से जो सरकार चलाई, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, उसके कारण वो 3रे स्थान पर पहुंचे हैं। यह भी संसदीय बोर्ड ने इसको ध्यान में लिया है। संसदीय बोर्ड स्पष्ट मानता है कि हम दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हम लोगों ने तय किया है और इसके लिए महाराष्ट्र में हमारे पर्यवेक्षक जाएंगे और पर्यवेक्षक के दृष्टि से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे और उनके साथ मुझे कहा गया है पार्टी की ओर से जाने के लिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगा और महाराष्ट्र में हम सरकार
बनाने, अपना नेतृत्व तय करेंगे और उस नेतृत्व के बाद हम सरकार बनाएंगे, ये वहां का रहने वाला है। उसी तरीके से हरियाणा में आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ साथ दिनेश शर्मा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो हरियाणा जाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व का चयन करेंगे और उसका पर्यवेक्षक के रूप में वो जाएंगे और तत्पश्चात हम हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। यह संसदीय बोर्ड के दृष्टि से जो प्रस्ताव पारित हुआ और जो चर्चाएं हुई, उसका विश्लेषण आपके सामने मैंने रखा है। ये स्थानीय जो इकाई है हमारी, हरियाणा के प्रदेश यूनिट और महाराष्ट्र के प्रदेश यूनिट, उनसे बातचीत करके तय करेंगे और उस अनुसार जाएंगे जल्द से जल्द। देखिए, मैंने पहले कहा, पहले नेतृत्व का चयन होगा और उसके बाद उनकी सुविधा अनुसार और वहां की परिस्थितियों को देख करके हम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को तय करेंगे। मैंने फिर कहा कि यह ऑब्जर्वर्स के लिए कहा गया है, वो अपनी इकाइयों से बातचीत करेंगे, पर्यवेक्षक जाएंगे, वो सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमें तो कोई कॉल नहीं आई, न ही कोई संसदीय बोर्ड की तरफ से किसी ने कोई टेलीफोन किया है। हाँ, मुझे कोई कॉल नहीं आई। हमारे संसदीय बोर्ड के तरफ के में किसी ने भी कोई कॉल नहीं की। एक मिनट जी, देखिए, मैं कहूंगा कि जहां तक एनसीपी का सपोर्ट है, वो अनकंडीशनल सपोर्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया है, इसको संसदीय बोर्ड जानता है। और जहां तक आगे सरकार बनाने का विषय है, पहले हम अपना नेता चुनेंगे और नेता चुनने के पश्चात फिर उसके बाद इस सारी कार्रवाई को की जाएगी। संसदीय बोर्ड में से किसी ने भी कोई फोन कॉल नहीं किया है। देखिए ना, संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी ने भी फोन कॉल उनको नहीं किया है। देखेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नहीं रिसीव किया। तो बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और तीन चार बार ये दोहराना पड़ा जेपी नड्डा साहब को कि हमने फोन नहीं किया, उन्होंने फोन नहीं किया। वो कह रहे हैं संसदीय बोर्ड में किसी ने फोन नहीं किया, संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान फोन नहीं किया गया, मुझे फोन नहीं आया, ये उन्होंने कहा। यानी जेपी नड्डा साहब को तो फोन कोई नहीं आया। अब संसदीय बोर्ड के जो बाकी सदस्य हैं उनमें से किसी को फोन आया या नहीं आया, वो एक बिंदु है। और आया तो किसको आया और आया तो किसका आया, और अगर क्या संसदीय बोर्ड में किसी ने फोन किया, अपनी निजी स्तर पर क्या कोई फोन किया, संसदीय बोर्ड की तरफ से फोन नहीं किया गया, ये कुछ बिंदु हैं जिनसे संकेत मिल सकते हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। विकास, फोन की बात बहुत बार कही गई, हुआ क्या है वहाँ? ये देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था कि क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, शिवसेना की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनको कॉल किया है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव जेपी नड्डा ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि किसी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर की तरफ से किसी को कोई कॉल नहीं किया गया है। हमारे सूत्र इस बात की ओर बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने ही कॉल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को और उनको जीत के लिए बधाई दी थी। हालांकि इस सवाल को वो जेपी नड्डा टाल गए, उन्होंने इस बात पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना कमेंट जरूर किया कि बीजेपी के किसी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर की तरफ से उद्धव ठाकरे को कॉल नहीं किया गया।
जी विकास शुक्रिया। तो ये साफ यहाँ पर, लेकिन महाराष्ट्र में विकास सवाल वो महाराष्ट्र वाला वो कैसे बनेगी सरकार, किसके साथ, कुछ पता चल रहा है? जी देखिए, राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बना के भेजना, पर्यवेक्षक बना के भेजना ऐसा और इशारा करता है कि बीजेपी शिवसेना के साथ ही सरकार बनाने के में ज्यादा रुचि दिखा रही है। आपको याद होगा कि जिस वक्त कटुता चल रही थी, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका था, उस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राजनाथ सिंह अगर पार्टी के अध्यक्ष होते तो गठबंधन नहीं टूटता। तो राजनाथ सिंह और उद्धव ठाकरे के बीच जो इंटीमेसी है, उसका लाभ लेने के लिए बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राजनाथ सिंह को और जेपी नड्डा को अपॉइंट किया है। पर्यवेक्षक बना के वो विधायक दल की बैठक के लिए भेजा जरूर जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब राजनाथ सिंह ही बीजेपी और शिवसेना के बीच जो गतिरोध कायम है उसको तोड़ सकते हैं, और यही वजह है कि उनको पर्यवेक्षक बना के भेजा जा रहा है। राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल देश के गृह मंत्री हैं। शिवसेना के बड़े शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनसे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो कि सीट शेयरिंग फार्मूला के दौरान लगातार ये दिक्कत पेश आ रही थी कि कोई सीनियर लीडर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात नहीं कर रहा है। ये लगातार शिवसेना की तरफ से शिकायत की जा रही थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने बार बार यही बात कही थी कि उनकी तरफ से गठबंधन नहीं तोड़ा गया है, आज भी गठबंधन कायम है। केंद्र में अनंत गीते मंत्री हैं, बीएमसी में भी वो शिवसेना के साथ बने हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की पहली प्राथमिकता शिवसेना के साथ जाने की है। अगर कोई भी शर्त लगाए बिना शिवसेना बीजेपी के साथ आना चाहती है तो उसके लिए बीजेपी शहर तैयार है, और दरवाजे खोलने के लिए राजनाथ सिंह को वहां पर भेजा जा रहा है। तो हाथ मिला सकते हैं दोनों, इसलिए राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है, मोटी बात ये समझी जाए विकास, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। राजनाथ सिंह का अपॉइंटमेंट पर्यवेक्षक के तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि जो गतिरोध बना हुआ है शिवसेना और बीजेपी के बीच, उसको तोड़ने में राजनाथ सिंह कामयाब हो सकते हैं, और इसलिए उनको महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक बना के भेजा जा रहा है। तो दिबांग, ये अब जैसा प्रफुल्ल केतकर जी ने भी इशारा किया, या जो इशारे को समझा या पढ़ा, वो बिल्कुल सही कि राजनाथ सिंह को भेजना मतलब शिवसेना से बातचीत। लेकिन साथ ही साथ ये कहना कि फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि खबर उस खेमे से आई थी। तो ये भी कि भाई बातचीत तो जरूर करेंगे, पर उसमें रहिए, अपने दायरे में रहिए। मेरे ख्याल से ये भी एक इशारा इसमें साफ दिखाई देता है। किशोर, एनसीपी के प्रस्ताव पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है, और इस वजह से मुझे लगता है शिवसेना और प्रेशर में आएगी, और राजनाथ जाने से शायद ये आइस ब्रेक हो सकती है। नहीं, एनसीपी के प्रस्ताव को नामंजूर नहीं कर रहा कोई, बार बार नाम ले रहा है उसका। तो ये कहीं ना कहीं नाम लेने का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल।